कि आखिर क्या वजह पड़ी कि इन्होंने जो है नीम का जो दामन थामा। आपने नीम का दामन क्यों थामा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि लोकतंत्र का ये पवित्र पर्व है। 5 साल पर ये चुनाव आता है, जो लोकतंत्र का पवित्र पर्व है। इसमें हम कोई नया व्यक्ति नहीं है। हम 4 बार इस गोपालगंज जिला से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं निर्दलीय के रूप में। अच्छा। 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में 4 बार मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा। अब लगे कि आज के समय के परिवेश में जो भी राजनीतिक दल है, हमने पूर्व में भी अनुभव किया कि जो भी दल है वो किसी समर्पित कार्यकर्ता को वो अपना उम्मीदवार लोग नहीं बनाते हैं। किसी पूंजीपति को ही उम्मीदवार बनाते हैं जो उस पार्टी के प्रति समय न दिया हो, बंद कमरा में रहने वाला हो। तो हमने तय किया अपने मन में, जिस तरह से एकलव्य जो है सो द्रोणाचार्य के मूर्ति को अपना गुरु मान करके प्रशिक्षण प्राप्त किए, उसी तरह से दीनानाथ माझी भी पूरा गोपालगंज जिला में जितना भी लोग सामान्य जनता जो निवास करते हैं, उन लोगों के आशीर्वाद को हमने अपना पार्टी दल टिकट मान करके हमने जोगी फकीर की तरह से पूरा गोपालगंज जिला में फेरी लगाने का कार्य किया और लोगों के सुख दुख में कदम से कदम मिला करके जितना हमारा क्षमता है हमने लोगों के साथ चला। तो आपका चुनाव लड़ने का विजन क्या है? क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ तो कई पार्टी पहले से चुनाव लड़ रही है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी चुनाव लड़ने का? देखिए, कहने का अर्थ है कि ये हम कोई व्यवसाय के रूप में नहीं है, हम कोई व्यवसायी नहीं है कि कोई टिकट खरीद करके लड़े। अब मुद्दा तो कोई होगा ना चुनाव लड़ने का? मुद्दा क्या नहीं है। क्या मुद्दा बताइए? चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? मकसद क्या है आपका? ना शिक्षा है, समाज का सेवा करना मेन है। समाज का सेवा हो। सारी पार्टी तो समाज की सेवा ही कर रही है। ना कहने के लिए तो बहुत उसको कहना, कथनी और करने में बहुत फर्क है जी। शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, ये जो है सो मुख्य चीज़ है। हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है, जो सो अच्छा तरह से शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जो कि हमारे यहाँ जो भी विद्यार्थी लोग हैं उच्च शिक्षा के लिए बाहर में जाते हैं, जैसे चेन्नई है, मद्रास है या विदेश जो भी है, कलकत्ता है, तो हमारे उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो मेरा ये है कि जब हमारे यहाँ उच्च शिक्षा की यहाँ व्यवस्था होगी, अच्छी व्यवस्था होगी, तो हमारा जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इस तरह से जो भी है, जब गोपालगंज में होगा तो गोपालगंज के जो छात्र हैं बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, यहीं पर उनको शिक्षा मिलेगा। ऐसे पैसा का भी बचत होगा। अच्छा जी। अब रह गया कि चिकित्सा है, तो चिकित्सा के हम विषय में देखते हैं कि हमारे यहाँ सदर अस्पताल है, लेकिन वो रेफरल अस्पताल बन गया। अच्छा। जो भी जनप्रतिनिधि हैं उस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। वहाँ पर कोई मरीज जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पर डायरेक्ट जो है सो चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा रेफ़र किया जाता है। या तो पटना रेफ़र किया जाता है और नहीं तो गोरखपुर किया जाता है। तो ये समझिए कि एक तरह से सदर अस्पताल जो है रेफरल अस्पताल चाहेंगे। ये जो AIMIM की पार्टी एक मिनट और सुन लिया जाए। उसके बाद से हमने ये है कि हमारे गोपालगंज जिला में कोई कल कारखाना फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, जिसके चलते मान लीजिए जब कोई रोजगार रहेगा, कल कारखाना फैक्ट्री रहेगा, तभी तो यहाँ पर कोई आदमी अपना एडजस्ट करता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इसके जीवन यापन के लिए लोग बाहर जाते हैं, कोई पंजाब जाता है, कोई लुधियाना जाता है, कोई हरियाणा जाता है, दूसरे स्टेट में जा करके। ये तो बिहार का मुद्दा है। एक तरह से समझिए कि माने लेबर का, मजदूर का ये माने हब बन गया है ये गोपालगंज जिला, या बिहार कहिए, जिसमें गोपालगंज जिला। और ये आप देखिएगा कि हमारे पूरा बिहार में सबसे ज़्यादा विदेश में गोपालगंज जिला के लोग रहते हैं। पहले तो सिवान जिला के 1 नंबर स्थान आता था, लेकिन आज के डेट में गोपालगंज जिला के सबसे ज़्यादा लोग बाहर में रहते हैं। अब रह गया कि यदि यहाँ पर व्यवस्था होता, कल कारखाना फैक्ट्री होता, तो अपने घर परिवार के साथ लोग रहते, यहाँ काम करते, हर आपको काम मिलता। तो मेरा ये प्राथमिकता रहेगा कि गोपालगंज जिला इंडस्ट्रियल क्षेत्र बने, कल कारखाना फैक्ट्री लगे। इसके लिए हमारे गोपालगंज जिला में पर्याप्त जगह है। गंडक नदी है, कहीं झरही नदी है, कहीं सोना नदी है, इस तरह से तमाम है, कहीं खनुआ नदी है, इधर तमाम जगह है। कोई भी कल कारखाना फैक्ट्री बैठता है तो उसका जो गंदा पानी का जो निकास है,
तो उसका जगह होना चाहिए कि उसका वो पानी का निकास हो। तो हमारे यहाँ गोपालगंज में पर्याप्त जगह है, लेकिन इस बिंदु पर कोई प्रतिनिधि नहीं ध्यान देते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं ये आपकी पार्टी है AIMIM, इसको कहीं ना कहीं लोग एक जात की पार्टी बताते हैं, एक धर्म की पार्टी बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके विपरीत पार्टी ने आप पे भरोसा आजमाया, जबकि आप मांझी हैं। यहाँ बिहार में एक और ऑलरेडी जो है जीतन राम मांझी की भी पार्टी है, आप उस पार्टी में न जाके इस पार्टी में आए, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं जात वाली जब बात आती है? एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो विरोधी लोग हैं, कोई अच्छा भी काम करेगा कोई व्यक्ति, तो उसमें भी वो लोग कमी निकालते हैं, ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है। तो कोई भी दल होता है, हमारे देखने से, हमारे ख्याल से किसी जाति का दल नहीं होता है, कोई भी दल, वो जमात का दल होता है, जमात से ही दल होता है। अभी वर्तमान परिवेश में आप देखिएगा कि जो भी टिकट मिला हुआ है इस बिहार में AIMIM पार्टी के द्वारा, ओवैसी साहब के द्वारा, किशनगंज में अख्तरुल ईमान साहब हैं, इस शिवहर से एक राणा रंजीत सिंह जो राजपूत जाति से आते हैं, महाराजगंज में एक भूमिहार जाति से उम्मीदवार हैं, यहाँ गोपालगंज से हम दूसरा जाति से उम्मीदवार हैं, ये पाटलिपुत्रा से, माने इस तरह से हर जाति वर्ग से इसमें माने है, कोई यादव वर्ग से, कोई ये है, तो एक जाति से कहाँ कोई है। अच्छा, तो आप नेता के बारे में, यदि जाति की पार्टी होती तो सब जगह से मुस्लिम लोग उम्मीदवार होते। हाँ, ये तो है। तो ऐसा तो बात नहीं है। अच्छा, आप अपने नेता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में? हम तो ये कहेंगे कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरा दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो भी गरीब लोग हैं, उन लोगों को दीन दशा में परिवर्तन करने का उनके द्वारा जो कार्य हुआ, भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान का निर्माण करके, उसी तरह से ये हमारे आज के समय के परिवेश में जो राजनीतिक दल है, जो भी दल है, तो उस दल में हमने देखा है कि बंद कमरा वाले लोगों को ही उम्मीदवार बनाया जाता है, जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ हमको यही एक दल मिला है, ओवैसी साहब की दल AIMIM जो पार्टी है, कि इस पार्टी का जो सिद्धांत है कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, इस पार्टी के द्वारा ये समीक्षा किया गया, ऊपर से ओवैसी साहब का निर्देश था कि वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार आप लोग हमको दीजिए, कोई जो धरातल से जुड़ा हुआ हो, जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हो, जो व्यक्ति गरीब दलित जो लोग हैं, उन लोगों के जो भी समस्या है, सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने वाला व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति को हमारी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। उस तरह के समीक्षा के तहत, पार्टी के समीक्षा के तहत हमारे नाम का प्रस्ताव आया, और इस सबसे पहले मैं इस पार्टी के द्वारा जो सिंबल मिला, तो उसके लिए सबसे पहले हमको, मैं जो इस गोपालगंज विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जो कि आज के समय में हम लोग के बीच में नहीं हैं, तो मैं पहले उनका उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूर्व मुखिया गोपालगंज के फतहा के तकिया के जो रहने वाले हैं, गोपालगंज जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे AIMIM पार्टी के द्वारा, उन्हीं से हमको बात हुआ, और उनके द्वारा मुझे बताया गया कि पार्टी के द्वारा समीक्षा हो रहा है, जांच हो रहा है कि जो आदमी ज़मीनी स्तर पर होगा, जो धरातल से जुड़ा होगा, उनको टिकट दिया जाएगा। तो हमने सिलेक्शन किया है आपका कि आपको मैं उम्मीदवार बनाऊंगा गोपालगंज से, हम लोग पार्टी के द्वारा, और पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाने का हमको एक कहा गया। और इस बात को उन्होंने पटना में उच्च स्तरीय पदाधिकारी के पास रखा था, जिला संगठन में भी रखा था। तब तक अचानक अप्रिय घटना घट गया, उनका देहांत हो गया, उनका हत्या कर दिया गया लोगों के द्वारा। लेकिन अब लग गया कि हम एक बात को देखते हैं कि इस पार्टी के वो भी एक कार्यकर्ता थे, अधिकारी थे, लेकिन उनके बात को उनके द्वारा जो प्रदेश में कहा गया, ज़मीनी स्तर से जो कैंडिडेट की जो मांग थी वो पूरा हो गया। वो उनके नहीं रहने के बावजूद भी पार्टी के आला कमान के द्वारा मुझे कैंडिडेट बनाया गया। इसके लिए मैं उनके चरणों में आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ दीनानाथ मांझी जी, और इन्होंने साफ साफ लफ्ज़ में कहा है कि अगर यहाँ की जनता अगर हमको मौका देती है
तो जो भी बेरोजगारी है, जो लोग यहाँ से काम करने के लिए बाहर जाते हैं, वो उस कमी को दूर करेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे यहाँ पे जो है कल कारखाना लगे, ताकि लोग यहीं पे अपना रोजी रोटी कमा सकें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी।